बच्चों, तो मैं प्रिया राठौर आपके लिए आ गई हूँ अपनी खराब फटी हुई आवाज लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं L13, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्राणी जगत। कोशिश कर रही हूँ कि आवाज थोड़ी सी अच्छी और ज्यादा आ जाए आपको। तो क्या पढ़ना है हमें चैप्टर में, ये तो हमें पता ही है, ये सब कुछ पढ़ना है। और आज हम संघ कॉर्डेटा की शुरुआत करने वाले हैं और उसमें हम पढ़ेंगे उपसंघ, यानी फाइलम हम पढ़ रहे थे अभी तक, उसका लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा। उसके बाद उसके सब फाइलम है, यानी उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा जिसको कहते हैं। और साथ में हम उसका दूसरा उपसंघ यानी कि सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कॉर्डेटा का सबसे मेन जो हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्डेटा के लक्षण क्या थे, लास्ट लेक्चर यानी हेमिकॉर्डेटा के साथ हम वो 4 मेन लक्षण देख चुके हैं कि इनमें नोटोकोड होनी चाहिए, नर्व कोड होनी चाहिए, फेरिंजियल गिल्स होने चाहिए और पोस्ट एनाल सिस्टम होना चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं, उसको अपने दिमाग में रखें और वो तो होने ही चाहिए। उसके अलावा क्या क्या और कैरेक्टर्स है वो आज हम देख लेते हैं। तो कॉर्डेटा संघ को 3 उपसंघों में बांटा हुआ है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे मैम क्या है, आप बांटती जाती, क्या करूं मैं, क्लासिफिकेशन है ही ऐसा। और ये क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हो ये तो अभी 11th लेवल का है। बीएससी एमएससी जब करोगे तो क्लासिफिकेशन की भरमार है, सब साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसीलिए कई बार आप कोई बुक उठाते हैं या गाइड उठाते हैं तो आपको अलग से ही कोई क्लासिफिकेशन दिखता है, फिर आप बोलते हैं मैम आपने तो बताया नहीं। तो ऐसी वाली चीज हो जाती है। पर हम जो है वो क्लास 11th एनसीईआरटी सीबीएसई और जो बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर अपना दिमाग ना खराब करें, जहां जरूरत होती है एक्स्ट्रा ज्ञान की मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, चलिए। वो फालतू की चीजें कि किस साइंटिस्ट ने यूरोकॉर्डेटा बनाया और किसने कौन सा संघ बनाया, इतना कचरा भर के फिर आप क्या खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जो जरूरी है वही पढ़े, एक्स्ट्रा ना लेकर जाए किसी भी चीज को। एक्स्ट्रा जो होता है जैसे कि मैंने कहा मैं बता देती हूँ, अगर एक्स्ट्रा में भी कुछ जरूरी है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले 3 उपसंघ है, ये देख चुके हैं हम। और ये 3 उपसंघ में सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दोनों ही नाम है, क्यों है अभी पढ़ेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे। दूसरे है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये क्या है भाई, ये उपसंघ है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम, ठीक है, जो है वो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और लास्ट जो है वो है वर्टिब्रेटा, जिसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं और बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। क्लासेस आ जाएंगी इसमें, बहुत सारी वर्ग आ जाएंगे जो कि हम नॉर्मली हायरार्की सिस्टम में पढ़ते हैं कि फाइलम के बाद जो है वर्ग आता है, वो वर्ग इसमें हमें पढ़ने हैं मेनली। तो कई जो साइंटिस्ट हैं वही क्लासिफिकेशन के टाइप के आधार पर कई साइंटिस्ट यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक अलग से सब फाइलम बना देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, वही कोई गाइड आपके हाथ में आ जाएगी तो फिर आप कुछ और ही मीनिंग ले लोगे। देखो जनरली हम जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या 11th के जितने भी बोर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, सीबीएसई चाहे जो भी हो, तो उसमें हम हेमिकॉर्डेटा लेते हैं, फिर कॉर्डेटा लेते हैं और कॉर्डेटा के अंदर ये 3 सब फाइलम ले लेते हैं। कई साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, पहले हेमिकॉर्डेटा लिया है, फिर प्रोटोकॉर्डेटा लिया है और फिर कॉर्डेटा लिया है, उसमें से वर्टिब्रेटा को रखा है, ऐसा भी कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नाम वही रहेंगे, इनके अंदर जो एनिमल है वही रहेंगे, बस क्लासिफिकेशन का तरीका बदल जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखना कि कई जगह हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ऐसे 3 संघ भी बने हुए हैं, तो कंफ्यूज ना हो। चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी यूरोकॉर्डेटा की। एक बार एक प्राणी था जिसका नाम क्या था, हर्डमानिया। क्या नाम था उसका, हर्डमानिया। कैसा था ये, आपको लगेगा नहीं प्राणी है, मतलब हम इसको बोल रहे हैं हायर एनिमल कॉर्डेटा में, लेकिन कोई भी इसके बोलते हैं ना कि इसके लक्षणों से लग नहीं रहा है कि ये कोई ऊंचे खानदान का है या कॉर्डेटा का है। देखो कैसा दिखता है ये जो है ना बस ऐसे थैले लाइक दिखता है। बनाना बहुत ही इजी है इसको, शायद आपकी बुक में बना हुआ भी हो।
कुछ नहीं है इसके पास, बस इसको कॉर्डेटा में इसलिए रखा है क्योंकि हमें वो 4 कैरेक्टर इसमें मिल रहे हैं। इसका मीनिंग समझा देती हूं मैं। यूरो का मतलब होता है टेल, यानी कि पुच्छ, पीछे जो पूंछ होती है ना वो। तो ये कॉर्डेटा के जो 3 लक्षण है ना, उसमें जो हमें क्या मिलती है, जो नर्व कॉर्ड मिलती है या जो नोटोकॉर्ड मिलती है, वो सिर्फ पूंछ वाले एरिया में मिलती है, पिछले पार्ट में मिलती है, इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब पूंछ। और ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, इनके बाहर एक आवरण होता है स्पेशल जिसका नाम ट्यूनिक है, तो उसके नाम के हिसाब से इनको ट्यूनिकेटा बोल दिया है। ठीक है, ये 2 इनके अर्थ हो गए, अर्थ समझ लिया आपने। ठीक है, सिर्फ पूंछ सिरे में इनकी क्या मिलती है, हमें वो 3 कैरेक्टर मिलते हैं और फिर बाद में विलुप्त हो जाते हैं, जैसे ही वयस्क होंगे कहानी खत्म। इसमें क्या है, देखो ये तो है बाहरी कण, इसमें भी बहुत सारी लेबलिंग है, लेकिन हम सिर्फ हमारे हिसाब से लेबलिंग करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। बाहरी कण होते हैं, ये नीचे चिपका रहता है आधार से, ये इसका आधारी भाग है जिसको आप पाद बोल सकते हो या फूट बोल सकते हो। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, हर्डमानिया को देख रहे हैं। और ये इसका ऊपरी भाग है यानी बॉडी है, जिसमें इसको बोलते हैं उदर यानी कि पेट। यहाँ पे इसके क्लोम है जिसको हम ग्रसनी विदर कह रहे हैं। वयस्क अवस्था में कॉर्डेट का सिर्फ एक लक्षण इसमें दिखता है, वो है क्लोम। बाकी सारे लक्षण इसके लार्वा अवस्था में दिखते हैं कॉर्डेट के, यानी वो पोस्ट एनाल होना, नोटोकॉर्ड होना और नर्व कॉर्ड होना, ये सिर्फ इसके लार्वा में। वयस्क बनने के बाद इसमें ना तो नोटोकॉर्ड है ना नर्व कॉर्ड है, इसमें सिर्फ क्लोम रहेंगे जो इसको कॉर्डेटा जैसा दिखने में मदद कर रहे हैं, इसकी इज्जत रख रहे हैं कि ये कॉर्डेटा का है। यहाँ पे भी एक छेद होगा, यहाँ पे भी एक पोर होगा, इस वाले छेद को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं परिकोष्ठ छिद्र। ठीक है, बस इतनी लेबलिंग आपको करनी है। नाम बता दिया इसका, हर्डमानिया है, इसको थैला या बैग एनिमल भी कहते हैं, दिख रहा होगा आपको थैले जैसा, है ना। और इसके बाहर एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिक, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स में रखा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिक। उप संघ यूरोकॉर्डेटा और सुफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ये बात मैंने बता दी। प्रोटो का मतलब पहले, यानी कि नॉर्मल जो हमारे जिसको हम कॉर्डेटा कह रहे हैं, जिसमें वयस्क में भी लक्षण हैं, उन कॉर्डेटा से पहले आए हुए कॉर्डेटा, तो उसलिए प्रोटो का मतलब पहले आए हुए। ठीक है, संघ यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, ये जो पहला संघ पढ़ने वाले हैं हम, इसके अंतर्गत सबसे निम्न कॉर्डी के जो हैं कोटि के कॉर्डेट्स आते हैं, जो देख ही रहे हैं आप कितना निम्न है ये। इज्जत बेइज्जती करा रखी है इसने, कोई लक्षण इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा कॉर्डेटा का। आपको लग रहा होगा कोई एनिमल होगा, किसी भी एंगल से एनिमल तो नहीं दिखता। ठीक है, चलिए, पर क्यों एनिमल में रखा है, क्योंकि इसकी लार्वा अवस्था में वो सारे कैरेक्टर हैं जिसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। चलिए, क्या जनरल लक्षण है, ये समुद्र में एकल संघ, यानी कि या तो अकेले रहेंगे जैसे हर्डमानिया रह रहा है, या फिर कॉलोनी फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, के रूप में स्वतंत्र तैरते हुए चट्टानों से चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। मैंने अभी हर्डमाना बताया उसका नीचे का जो पाद है वो बेस से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें जो हमने बनाई हर्डमानिया में, जो मैंने कहा इसकी इज्जत रख रही है कि ये क्या है, एक कॉर्डेट है, तो इनमें वो सभी चीजें मिलेंगी। ग्रसनी क्लोम दरारें यानी फेरिंजियल गिल्स, पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्व कॉर्ड, जो हम पढ़ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, और पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड। फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखनी पड़ेगी हमारे हिंदी वाले बच्चों को, क्योंकि उनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंग्लिश और हिंदी को बनाए रखने का, उन्होंने ही ठेका ले रखा है। आप हर कंपैरिजन में इंग्लिश वालों से ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन हिंदी वालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। ठीक है, चलिए, जैसे हमें आती है, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, पर देखो कोई ऐसा वर्ड शायद नहीं है जिसका हिंदी या इंग्लिश मैं न बता पाऊँ। ठीक है, पढ़ने से आ गया ये सब कुछ, आप भी हो सकते हैं ऐसे।
जैसे कॉर्डेटा के मूल लक्षण, ठीक है, ये जो 3 लक्षण हम बोलते हैं, बेसिकली 4 बोलते हैं। पोस्ट एनाल जो है वो पूंछ वाला, जो पूंछ गुदा वो भी होती है। तो इसमें क्लोम दरारें, पृष्ठनाल यानी नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जैसे जो कॉर्डेटा के मूल लक्षण है केवल लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। ये बात मैं बता चुकी हूं, इसी कारण इनको कॉर्डेटा में रखा हुआ है। वयस्कों में ग्रसनीय क्लोम दरारों के अतिरिक्त, क्लोम दरारें ही बनाई सिर्फ, के अतिरिक्त अन्य मूल लक्षण गायब हो जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, वयस्क में आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा क्लोम दरारों के अतिरिक्त। इसका वयस्क शरीर असममित होता है। भाई थैले लाइक बनाया मैंने अभी आपको, जो हर्डमानिया बनाया, वही मैंने कहा एक एक एनिमल याद कर लो जो मैं यहाँ बताती हूँ, जो उसमें दिखता है लिखते जाओ। सब एक कोई भी संघ हो, कोई भी वर्ग हो, उसका एक स्पेसिफिक एनिमल होता है जो एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया जाता है, जिसमें वो सारे कैरेक्टर होते हैं जो यहाँ हमें चेपने होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं वो हमें रटने पड़ेंगे या याद करने पड़ेंगे। अब देखो आधे तो मैंने जो बनाया है यहाँ पे वहाँ पे वही लिखा हुआ है। अभी जो मैं बताती गई आपको यहाँ पे डायग्राम बनाते टाइम वो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक देखो, कहाँ से काटोगे कि ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, कहीं से भी नहीं, तो ये असममित है। वो वाली कहानियां तो हमें लेकर आनी है कि कितना ब्लास्टिक है और कितना ट्रिप्लो ब्लास्टिक है या डिप्लो। अब ट्रिप्लो शुरू हो गए तो कहानी में कोई ट्विस्ट है ही नहीं। असममित है, ये कोमल शरीर वाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट नाजुक से बेचारे जंतु अपने विशेष बाहरी आवरण, ये बात मैं कर चुकी हूँ कि इनमें बाहरी आवरण के कारण पहचाने जाते हैं। सॉफ्ट सा स्मूथ सा आवरण होता है जिसको ट्यूनिक कहते हैं, और इसीलिए इन्हें किस में रखा हुआ है, ट्यूनिकेटा में रखा हुआ है। ठीक है, नाम देखो, 2-3 कैरेक्टर तो नाम से ही आ जाएंगे। इनमें पृष्ठरज्जु लार्वा पुच्छ तक ही सीमित होती है। ये बात भी मैं कर चुकी हूँ कि इनकी लार्वा की जो टेल है, जो पुच्छ है, पुच्छ या पूछ जो भी लिखो, कई जगह बुक्स में पुच्छ भी लिखा हुआ है, संस्कृत वर्ड है वैसे ये, और पूंछ हम हिंदी में कहते हैं। तो टेल है, उसी में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब टेल। ठीक है, ये बात भी मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। इसी कारण ये यूरोकॉर्डेटा कहलाते हैं। जो बोला है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलो आ जाओ, ये कौन है, ये जो हमने बनाया अभी, जिसका फोटो डायग्रामेटिक फॉर्म में, थोड़ा सा उसको इज्जत देने के लिए मैंने सोचा रियल वाला भी बता देती हूँ, आप बोलोगे कैसा दिख रहा है। ये है हर्डमानिया जी। अच्छा, इन एनिमल्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, सी स्क्वर्ट। ये आप याद रखेंगे, हिंदी में लिख दूं सी स्क्वर्ट, कॉमन नेम, सबका सामान्य नाम, पूरे ग्रुप का है ये। ठीक है, ये हर्डमानिया जी है। इनकी ये देखो 2 आपको ओपनिंग दिख रही है, थैले जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम क्लोम छिद्र कह चुके हैं, जो अकेला ऐसा लक्षण है जो इसको कॉर्डेट बना रहा है। ये परिकोष्ठ छिद्र है जो हमने बनाया था दूसरी साइड, ये इसका थैला, और फूट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि चिपका हुआ है ना। क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये भाई साहब जो है ये हैं एसिडिएसी। ठीक है, एसिडिएसी, ये एसिडिएसी है। ये ऐसा है, बताओ, लग रहा होगा आपको पॉरीफेरा जैसा लग रहा है ना, पॉरीफेरा का मेंबर, पॉरीफेरा में जो साइकोन पड़ा था वैसा दिख रहा है। लेकिन क्या करे, इसके पास नोटोकॉर्ड, न्यूरोकॉर्ड और पोस्ट एनाल सिस्टम है लार्वा अवस्था में, तो इसको कॉर्डेटा में रखना पड़ रहा है। हाय हमारी मजबूरियाँ, देखो जरा। तो ये 2 एग्जाम्पल, और ये अकेला भी याद रखोगे तो कोई नहीं, इसको याद रख लो, भले इसको याद न कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया। और एक डोलियोलम भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन हमें 1-2 याद रखने। डोलियोलम भी इसी का मेंबर है, कॉमन नेम आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं उपसंघ, बस इतने ही कैरेक्टर हैं यूरोकॉर्डेटा, बहुत छोटा फाइलम है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा,
सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है सर, ये काफी बार मैं बता चुकी हूँ। मतलब उनमें क्या था, उनमें जो मेन कैरेक्टर थे, जनरली नोटोकॉर्ड की जब हमने बात की वो पूंछ वाले में स्थित है तो उनको यूरो कह रहे थे। इनमें सिर से लेकर पूंछ तक पूरे में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो काफी लंबी है, सिर से लेकर पूंछ तक है, तो सिर से शुरू हो रही है इसलिए इनको सिफेलोकॉर्डेट कह रहे हैं। बल्ले बल्ले नाम रखने के तरीके। चलो, ये सबसे छोटा संघ है, मतलब यूरोकॉर्डेटा से भी छोटा है। सामान्य लक्षण इसके क्या है, सिफेलोकॉर्डा के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ये मुख्य एक स्थान पर रहने वाले अचल जंतु हैं, ये भी चिपके रहेंगे, किंतु तैर भी सकते हैं। कई जंतु, मतलब एक दो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो तैर जाएंगे। अधिकतर इनका शरीर कीचड़ में धंसा रहता है, छी 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 छी, सिर्फ अगला भाग बाहर निकला रहता है, ठीक है। धंसा रहता है इन द सेंस कि जैसे ये तल है समुद्र का या किसी का भी, तो उसमें ये ऐसे धसे हुए मिलेंगे आपको, जैसे एम्फिऑक्सिस बना रही हूं मैं, एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे हम इसका। ये ऐसे धसा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे नीचे धसा हुआ रहेगा, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, ऐसे खड़े रहेंगे, एम्फिऑक्सिस, ठीक है। इस तरह से धसे हुए रहते हैं, सिर्फ अगला भाग जो बाहर वाला है वही बाहर रहेगा, अंदर वाला नीचे जमीन में धसा हुआ रहेगा। इनका शरीर मछली के समान है, अभी बनाया मैंने, आपको लगा होगा मछली जैसा है, फिश जैसा है। छोटा होता है, जल में तैरने के लिए इसमें पंख होते हैं, अभी इसका डायग्राम भी बताऊंगी, ड्रॉ भी करेंगे इसको। इनकी पृष्ठ रज्जु तंत्रिका रज्जु शरीर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली होती है, मतलब वही सिर से लेकर पूंछ तक पूरी के पूरी पृष्ठ रज्जु भी है हमारे पास, मतलब नोटोकॉर्ड भी है और नर्व कॉर्ड भी है, इसीलिए हम इनको सिफेलोकॉर्डेटा कह रहे हैं। इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें स्पष्ट होती है, जो फेरिंजियल गिल्स है वो कैसे हैं, हर बार मैं इंग्लिश और हिंदी बोलती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। स्पष्ट है, संख्या में अधिक पाई जाती है। ये लो, पहले पर हमारा बनाएंगे हम गंदा वाला डायग्राम, ठीक है, उसके बाद उसका देखेंगे। क्या है इनमें, फिश जैसे हैं ये, कुछ ऐसे, ये देखो ये ऐसा है, हालांकि ये थोड़ा मोटा बन गया है, ज्यादा खिला दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे इसके सिर से लेकर, मतलब यहाँ पे वही पृष्ठ सतह पे क्या होगी, क्या होती है पृष्ठ सतह पे, पृष्ठ रज्जु, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड। उसमें नहीं बनाई क्योंकि वयस्क में उसमें है ही नहीं, उसमें लार्वा में है, ठीक है। और क्या है भाई, इनमें नर्व कॉर्ड है, बताओ, नर्व कॉर्ड भी बना देते हैं। ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है, ये नर्व कॉर्ड बना दी। अब इसके पास इधर इधर क्या है, गोनेट्स होते हैं, यानी जनद, मतलब वही इसके जो जननांग है वो होते हैं। इसके मुख पे स्पेशल टाइप की संरचनाएं होती हैं, ऐसी छोटी छोटी, इनको बोलते हैं सिराई। देखो वही फिर से मैं कहूँगी, लेबल तो बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लेबल करना है, हमें एनिमल पढ़ना ही नहीं है, हमें जनरल कैरेक्टर बताने हैं जो हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। इसके पास ये है पूंछ, जिसको हम टेल कह रहे हैं, और यहाँ पे है इसकी गुदा, यानी एनस। तो हो गया ना भाई, हो गया ना। इसके गुदा के बाद पूंछ है, इसको कई जगह पृष्ठ पंख भी लिखा हुआ है, गुदा पंख भी लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा खींचातानी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में बना दो। अब बचे फेरिंजियल गिल्स, वो यहाँ पे है, इधर ऐसे स्लिट्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोम दरारें। कौन है ये, नाम तो पता है, पहचान कौन, ये एम्फिऑक्सिस है, एम्फिऑक्सिस। अच्छा, एम्फिऑक्सिस को और इस सिफेलोकॉर्डा के मेंबर को लेंसलेट भी कहते हैं, कॉमन नेम लेंसलेट। जब लेंस है वो लेट जाता है तो हम उसे लेंसलेट कह देते हैं, ठीक है। लेंस जैसा दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए,
ये तो है जिंदा एनिमल, ठीक है, जो समुद्र में तैर रहा है, ये एम्फिओक्सिस है। और ये है हमारा वो फोटो जो हमने बनाया गंदा वाला डायग्राम, उसका थोड़ा अच्छा वाला वर्जन। ये तो सिर्फ अंदर की चीजें बता रहा है, यहाँ पे लेबलिंग की हुई है। नोटोकोड है भाई साहब इसके पास, नर्व कोड भी है भाई साहब इसके पास, ये आंखें हैं इसकी जो हमने बनाई नहीं, ये बक्कल कैविटी मतलब मुख, जो हमने सिराई बनाया ना उसके पास क्या है, उसका मुख है। ये फेरिंजियल गिल्स हमने बता दिए, गोनेड हमने बता दिए, एनस हमने बता दिया जो यहाँ पे एरियल एट्रियल पोर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पंख हो गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। ऐसा शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में पता नहीं बना हुआ है, याद नहीं आ रहा मुझे बना हुआ है या नहीं, नहीं बना हुआ है तो बना ले, ठीक है, ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हल्का सा ड्रॉ करना है आपको, इतनी डिटेलिंग नहीं करनी जितनी उसने की है, वो तो उसने तो भाई फोटो क्लिक किया है। चलो आ जाओ अब हमारे प्यारे जो सबसे स्पेशल है उपसंग, तीसरा उपसंग जिसको हम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा कह रहे हैं। यहाँ पे कशेरुकी भी लिखा है क्योंकि कल को आप किसी बुक में पढ़ोगे कि तीसरा पार्ट कशेरुकी है और आप बोलोगे मैम आपने तो वर्टिब्रेटा बताया, तो इसी को कशेरुकी कहते हैं, इसी को वर्टिब्रेटा, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्टिब्रेटा, ठीक है, क्रेनिएटा भी इसी को कहते हैं और कशेरुकी भी इसी को कहते हैं। तो तीसरे फाइलम पे हम चलते हैं, इनमें वो सब कैरेक्टर है जो हमें चाहिए कॉर्डेटा के, साथ साथ इनमें भी वही वर्गों में बांटेंगे इन्हें, जिसको हम नेक्स्ट में करेंगे। आज सिर्फ सामान्य लक्षण देख रहे हैं, तो सामान्य लक्षण में हम क्या देख रहे हैं, कशेरुकियों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। देखो पहले मीनिंग बता देती हूँ, क्रेनिएटा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अब मतलब इस संघ के प्राणियों में मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन है जिसको हम क्रेनम, ठीक है, कहते हैं, वो एक बोन जैसी संरचना के अंदर मिलेगा। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो एक बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल, खोपड़ी, आपकी वाली को क्या कहते हैं, खोपड़ी। तो ये जो हमारा ब्रेन है एक हड्डियों के ढांचे में बंद रहता है जिसको क्रेनम कहते हैं, है ना, पढ़ा हो आपने कभी कि ये जो हमारा ये हड्डियों का ढांचा है ना, यहाँ पे ब्रेन है हमारा, है ना, तो ये ब्रेन हमारे स्कल के अंदर फिक्स होता है जिसको क्रेनम बोलते हैं, इसीलिए इनको क्रेनिएटा बोलते हैं। इनके सभी मेंबर में, एक दो एक्सेप्शन के साथ, सभी मेंबर में क्या होगा, ब्रेन क्रेनम के अंदर रहेगा, मतलब स्कल यानी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहेगा, नुकसान नहीं होता कि उसको, इसीलिए इनको क्रेनिएटा कहते हैं। प्लस कशेरुकी या वर्टिब्रेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या विकसित हो गई है, वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुकी दंड विकसित हो गई है जो नोटोकोड के बाद बनती है। ये बात मैं कहानी सुना चुकी हूँ कि जो ये कशेरुकी हैं इनमें नोटोकोड जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है। हम में जैसे जब हम भ्रूण होते हैं या एम्ब्रियो होते हैं तब हम में नोटोकोड होती है, बाद में वो कशेरुकी दंड जो आप ये ऐसी बनाते हैं, है ना, हड्डियों की पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, है ना, पृष्ठरज्जु, ये इसमें विकसित हो जाती है। और हमें कैसे पता चला कि ये नोटोकोड से बनी है, इसका आंसर भी मैं दे चुकी हूँ कि आपकी ये जो वर्टिब्रेट है यानी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं कशेरुकी दंड में, जो कशेरुकी है, उनके बीच बीच में हमें नोटोकोड के पीसेस मिलते हैं। इससे हमें पता चला कि हम में भी कभी नोटोकोड हुआ करती थी, ठीक है। चलो, तो ये वर्टिबल कॉलम विकसित हो गई है, दोनों के मीनिंग समझ में आ गए, मतलब दो कैरेक्टर समझ में आ गए। चलो आ जाओ, कशेरुका में पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाया जाता है, भाई ब्रेन बनने लग गया है, वो भी अच्छा वाला, ज्यादा चालाक वाला, चंटा चंटी करने वाला, चंटा चंटी समझते हैं, चालाकी करना, ठीक है। इसका मस्तिष्क अस्थि उपास्थि के मस्तिष्क खोल या कपाल या क्रेनियम, जो मैंने अभी कहानी बोल दी, में बंद रहता है, अंत इन्हें क्रेनिएट्स कहते हैं। आज मैं पंडित बन रही हूँ ना, कहते हैं होते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं पंडित वो स्वाहा ऐसे वाला बन रही हूँ आज, क्या करें। इनमें भ्रूणीय पृष्ठ के स्थान पर मुद्राकार कशेरुकी की बनी छड़ी नुमा
कशेरुकी दंड, जो अभी मैं बात कर चुकी हूँ कि हमें क्या होती है, कशेरुकी दंड बन जाती है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुकी दंड में परिवर्तित हो जाती है। कौन? नोटोकॉर्ड। कब? जो भ्रूणीय अवस्था में तो नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन वयस्क अवस्था में वो वर्टिबल कॉलम या कशेरुकी दंड बना लेती है। ठीक है। अन्य अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना अंतःकंकाल होता है। आप में भी है, सब में है, जितने भी अब मेंबर पढ़ेंगे सब में अंदर की तरफ एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल यानी कि जो बॉडी को सपोर्ट करेगा, हड्डियों का बना ढांचा। ठीक है। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। अब ये पूंछ सब में नहीं मिलेगी, है ना, जैसे हम में नहीं है, लेकिन हम बता चुके हैं कि पहले हुआ करती थी हम में जब हम बंदर थे। तो सिर तो है आपके पास, ग्रीवा भी है, धड़ पूरा है, धड़ में हम फिर उसको बांट देते हैं, हालांकि डिपेंडिंग ऑन द एनिमल की वक्ष है यानी थोरैक्स होता है, और एब्डोमन यानी उदर होता है, और फिर पेल्विक रीजन होता है। तो मेनली इन 4 हिस्सों में बांटते हैं। इसमें ग्रसनी क्लोम यानी कि फेरिंजियल गिल्स भ्रूणी अवस्था में तो सभी कशेरुकी में पाए जाते हैं, परंतु वयस्क अवस्था में ये केवल निम्न कोटि के सदस्यों में रहते हैं। ठीक है, ये बात हम कई बार कह चुके हैं। वही एक एक बात ये लिख रहा है कि नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में बदल गई, फेरिंजियल गिल्स भ्रूणी अवस्था में है, अधिकतर वर्टिब्रेट में वयस्क अवस्था में गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्टिब्रेटा जैसे फिशेस, अभी फिशेस भी इसी में आएंगी, मछलियाँ, उनमें बड़ी मछली यानी वयस्क मछली हो जाएगी तब भी उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, गिल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये कहना चाह रहा है ये। सभी कशेरुकी में नालवत, नालवत का मतलब वही हमारा नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, आजीवन उपस्थित रहता है, और कुछ कशेरुकी दंड में बंद रहता है। ये बात हम कर चुके हैं कि हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो क्या हो जाता है बाद में स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड समझ गए ना, मेरुदंड जिसके अंदर हमारी जो ये वर्टिबल कॉलम है ये हड्डियों से बनी हुई है। अब मैं इसको नली जैसी बना रही हूँ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है ना, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ तो ब्रेन है ना, वो ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जो किसके अंदर, कशेरुकी दंड के अंदर फिक्स रहती है। हमारा कशेरुकी दंड खोखला है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर ही ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है जिसमें से ब्रांचेस निकलती है। तो हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है, कशेरुकी दंड के अंदर बंद है सेफ्टी के हिसाब से। तो यही ये कह रहा है कि किसके अंदर बंद है, वर्टिबल कॉलम के अंदर बंद रहती है। इसका अग्रभाग मस्तिष्क में विभेदित होता है, वो बनाया मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन। इनकी त्वचा में बाहरी स्तर एपिडिडर्मिस या एपिडर्मिस, भीतरी स्तर डर्मिस में विभक्त होता है। बाहरी स्तर पे प्राय शल्क, जो हमें नहीं है मतलब दूसरे एनिमल्स में है। पिच्छों या बालों का बाहरी कंकाल होता है, हमें बाल है। देखो, दो बाहरी त्वचा जिसको हम त्वचा कह रहे हैं वो किसकी बनी हुई होगी, एपिडिडर्मिस की बनी होगी। एपिडिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको डर्मिस कहते हैं, हमारी त्वचा में भी है। ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं। और कई जीवों में जैसे कि आप रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, मछलियाँ पढ़ेंगे, फिशेस, तो उनमें शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं। मछली के देखिए ना स्केल्स, जब आप मछली बनाते हैं तो ऐसे स्केल्स बनाते हैं, उसमें शल्क, इसको क्या कहते हैं, शल्क। तो मछलियों में शल्क होते हैं और रेप्टाइल्स में भी होते हैं, मतलब सांप वगैरह में भी होती है। केचुली निकलती है ना सांप की, बोलते हैं सांप जब लंबाई बढ़ती है तो उसकी केचुली निकल के बाहर आ जाती है, वो क्या है, वो शल्क है। हम में शल्क नहीं है, हम में शल्क की जगह क्या है, हम में शल्क की जगह बाल है जो यहाँ से ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो हमें हेयर्स है। तो कोई भी चीज हो सकती है, बाहरी कंकाल होना चाहिए। बाल हमारे एक्चुअली में एक्सोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, हमें एक्सोस्केलेटन है नहीं, सिर्फ उसका बचा कुचा अंश बालों की फॉर्म में उपस्थित है। ठीक है, चलो आ जाओ। पिच्छों का मतलब भी बाल ही होता है, और शल्क बता दिए, स्केल्स। इनमें 2 जोड़ी उपांग
उपस्थित होते हैं जिनमें संयुक्त अंतःकंकाल होता है। 2 जोड़ी उपांग, उपांग का मतलब होता है लिम्स। कैसे 2 जोड़ी? 2 हाथ है आपके पास एक जोड़ी, 2 पैर है दूसरा जोड़ी, तो 2 जोड़ी होंगे। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, वो पंख फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब आगे वाले हाथ अगर हम बोले तो हमारे आगे वाले उपांग जो है वो तो हाथ बने हुए हैं, और पीछे वाले जो उपांग है वो पैर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पक्षियों में जाएं तो पक्षियों में आगे वाले उपांग तो पंख बन गए हैं और पीछे वाले उपांग पैर के पैर ही रहे। तो ये कहना चाह रहे हैं 2 जोड़ी हैं। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में, मछलियों में भी होंगे। मछलियों में आगे वाले पंख अलग होते हैं, पीछे पूंछ में एक और पंख होता है, तो इस तरह से। और किसी में 3 जोड़ी भी होते हैं, अभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो लिम्स होते हैं इनमें, लिम्स का मतलब पाद। और वो देखो अभी इस बात को अच्छे से समझ लेना कि उपांग या पाद का मतलब पैर से ही नहीं होता, ठीक है। उपांग हम लिम्स, इसका इंग्लिश याद रखो। लिम्स का मतलब कोई भी चलन में या किसी चीज में काम में आने वाले, होल्ड करने, चीजों को पकड़ने में जो काम आता है उसको उपांग बोलते हैं, ठीक है। तो पाद से मतलब पैर मत ले लेना कि 4 जोड़ी पैर होते हैं। पाद का मतलब 2 हाथ और 2 पैर, ये पाद ही है हमारे, ठीक है। ये लिम्स ही है हमारे, हमने उसको हाथ और पैर नाम दे दिया है क्योंकि उनका काम अलग है। उपस्थित है और अंतःकंकाल है। हमारा जो स्केलेटन है, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो हमारे स्केलेटन में मेन स्केलेटन है, उससे जुड़े हुए हाथ का कंकाल भी है और उसी से नीचे पैर का कंकाल भी है। तो संयुक्त कंकाल यानी अंतःकंकाल है हमारे पास, या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास। इनमें श्वसन जलीय कशेरुकों में, जो जल में रह रहे हैं वो तो श्वसन कैसे करेंगे, उनके पास तो भाई एक ही चारा है। क्या चारा है? गिल्स, यानी कि क्लोम से करेंगे, इसीलिए उनमें वयस्क अवस्था में भी फेरिंजियल गिल मिल रहे हैं। लेकिन जो स्थलीय कशेरुकी हैं उनमें क्या विकसित हो चुके हैं? फेफड़े विकसित हो चुके हैं, लंग्स, ठीक है। आ जाओ अब। कशेरुक में हृदय पेशी जन्य, पेशी का मतलब मस्कुलर होता है, मसल्स हैं। हृदय जो है मतलब हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। रुधिर वाहिकाएं हैं जिसको हम धमनियां और शिराएं कहते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। एवं केशिकाएं भी हैं जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी आर्टरी और शिराएं वो आगे जाकर और छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है जिसको हम कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, 10th में पढ़ी है आपने। तथा इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि अब कब हेमिकॉर्डेटा के बाद से सब में ओपन वाला बंद हो जाएगा, बंद वाला जो है यानी क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम चालू रहेगा, अपवाद आएंगे ठीक है। चलो, इसमें लिंग पृथक पृथक होते हैं, मतलब नर अलग होगा, मादा अलग होगी। हैग फिश इसका अपवाद है, इसको याद रखेंगे। हैग फिश जो है वो एक एग्जाम्पल है, उसकी ऐसी नुकीली सी ऐसे आगे पॉइंटेड होती, बताएंगे आपको हैग फिश। उसमें क्या होता है, नर व मादा एक ही के अंदर है। अब ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में अलग अलग है। मतलब हम कैसे हैं, जितने भी वर्टिब्रेट है बाइसेक्सुअल है। उदाहरण देख सकते हो आप खुद, नर अलग है मादा अलग है। शेर नर अलग है मादा अलग है। बिल्ली नर अलग है मादा अलग है। पक्षी उसमें भी नर व मादा, चिड़ा चिड़ी बोलते हो ना, मोर मोर मोरनी, सब अलग अलग है, ठीक है, सब अलग अलग है। इनमें निषेचन दोनों यानी कि अंत और बाह्य दोनों प्रकार का पाया जाएगा। क्यों? जो जल में रह रहे हैं उनमें से तो मैक्सिमम में कैसा होगा, बाहरी निषेचन होगा, यानी कि नर अपने स्पर्म को या शुक्राणुओं को जल में छोड़ देगा, मादा अपने अंडाणुओं को जल में छोड़ देगी, किस्मत के भरोसे। जब उनका किस्मत अच्छी होगी तो दोनों मिल जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और अंत वाला भी होता है, थोड़े से बड़े हायर आप जाएंगे, जैसे आप में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर में होती है। जो नर होता है वो अपने शुक्राणु जो है वो मादा के शरीर में त्याग देता है, वहाँ पे मादा का जो अंडाणु होता है वो नर से निषेचित होता है, तो इसीलिए उसे हम अंतःप्रजनन, ये बात हम पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा फिर से बता दिया। अलैंगिक जनन उपस्थित होता है लेकिन किसी किसी में, वैसे हम बोलते हैं कि होता ही नहीं है भाई, एक दो को छोड़ के। वही लोअर कैटेगरी के एनिमल में हम जाएंगे, जैसे मधुमक्खी का आपको बताया कि मधुमक्खी में अलैंगिक जनन होता है ना, तो एक्सेप्शन है।
मैक्सिमम मतलब 99% इसमें अलैंगिक जनन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दो ग्रुप ऐसे हैं जिनमें अलैंगिक जनन आपको मिल सकता है, जैसे मैंने बोला मधुमक्खी में, चींटी में मिल सकता है ना, बाकी में नहीं मिलेगा। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होगा, मतलब डायरेक्ट, मतलब इनका जो बेबी होगा वो मेन जो एडल्ट है वयस्क के उसके जैसा दिखेगा। जैसे आपका जो बच्चा पैदा होता है वो आपके इंसान जैसा ही दिखता है, किसी और जैसा नहीं दिखता ना, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 कान, तो प्रत्यक्ष होता है। लार्वा जो है वो किसी किसी में बनेंगे, जैसे मछली, फिशेज में लार्वा बनता है। जैसे फिश दिखती ऐसी है, एक कार्टून फिश बना रही हूं मैं, है ना, लेकिन कई बार इसमें जो अंडा होगा यानी निषेचन के बाद जो बच्चा बनेगा वो मान लो ऐसा दिख रहा है, तो कहाँ फिश है कहाँ ये है, तो ये लार्वा अवस्था है, या ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये लार्वा है। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। बाद में ये बड़ा होके ऐसा बनेगा, हम में ऐसा नहीं है, हम में प्रत्यक्ष है। चीड़, ये जो पक्षी है उनमें भी ऐसा है ना, छोटा पक्षी लो बच्चे वाला या बड़ा लो पक्षी जैसा ही दिखेगा। तो मेरे ख्याल से बात जो है आपको समझ आ गई है कि कॉर्डेट क्या है। इन्हीं लक्षणों के साथ जो हमें पढ़ना है, अब कॉर्डेट शुरू होंगे, यानी कि कॉर्डेट के क्रेनिएटा यानी कि वर्टिब्रेटा की शुरुआत करेंगे हम अगले लेक्चर में। उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें और उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी अगली क्लास का, क्योंकि अभी कहानियाँ बाकी है।